खबर के बाद आप क्या समझते हैं कि ये जो इस्लामाबाद टॉक्स के बाद एक डेडलॉक नज़र आ रहा था अमेरिका और ईरान के दरमियान, क्या वो ख़त्म हो चुके हैं? देखिए, उम्मीद तो बन रही है इसलिए कि जो अमेरिकी टीम है, टेक्निकल टीम, वो तो मेरा ख्याल है कोई 7-8 दिन से मौजूद है। जब खबर इंतहाई गर्म थी कि ईरानी टीम भी आ जाएगी और मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होगा। लेकिन वो कहीं ना कहीं जो दो बड़े पॉइंट्स हैं, जिसमें मैं समझता हूँ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल सबसे बड़ा पॉइंट है, और दूसरा है वो जो उनका एनरिच यूरेनियम है, उसका डिस्पोजल क्या होगा। तो वो एक उसमें एक ताखीर हुई, उसमें दोनों तरफ से जबानी और कुछ अमली कशीदगी भी बढ़ी। अभी जिस तरीके से ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, फिर अमेरिका की एक टीम भी पाकिस्तान का दौरा करेगी, तो क्या इसके बाद भी ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा या आप समझते हैं कि अब ये मुज़ाकराती अमल किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा? मैं समझता हूँ कि ये मज़ाकराती अमल जो है किसी इब्तदाई एक मंतके नतीजे पे पहुंचेगा। देखिए, इतने बड़े इशूज जहां पे एक तरफ सुपर पावर जो है उसका वजूद एक मुल्क का ख़त्म करना चाहती हो, इसराइल शामिल हो जिसका अपना सही। ग्रेटर इसराइल उसका एस्पिरेशन है, उसका उसका वो प्लान है, उसमें कोई शक व शुबा नहीं है, और दोनों मिलके करते हैं। और दूसरी तरफ एक तरफ रेजिलियंस शो किया जाए और फिर सारी दुनिया में खदशा हो कि तीसरी आलमी जंग न शुरू हो जाए। तो सही। इतने बड़ी एक कॉन्फ्लिक्ट को उसको हमें एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि दो बैठकों में या एक बैठक में हो जाएगा। अभी आप अबनाए उर्मस के हवाले से बात कर रहे थे कि वहाँ पे जो अमेरिका की नाकाबंदी है उसके हवाले से देखा, जब अमेरिका की तरफ से ये कदम उठाया गया तो पूरी दुनिया ने उसके ऊपर तनकीद की, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ईरान को यौमिया तकरीबन 50 करोड़ डॉलर का इस अमल से नुकसान हो रहा था जो अमेरिका ने बहरी नाकाबंदी की थी। तो आप नहीं समझते कि अमेरिका ने ये बहरी नाकाबंदी करके इसको एक मौसर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और ये नाकाबंदी ही इस चीज़ का सबब बनी या वजह बनी कि आज ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पहुँच रहे हैं? आप इससे इत्तेफाक करते हैं? जी बिल्कुल, मैं इससे काफी हद तक इत्तेफाक करता हूं। देखिए, कोर्स करने की या दबाव डालने की ताकत किसके पास ज्यादा है? इसमें अमेरिका का कोई हर्ज नहीं हो रहा अगर यहां से तेल नहीं जाएगा, उसको कोई मसला नहीं है, उसको किसी चीज की कमी नहीं है। नुकसान किसका होगा? इनका सारा। अभी आपको जैसे आप बताऊं कि इनके 2 या 3 शिप्स थे जो कि ईरान जाने थे कार्गो लेके, वो कराची में ऑफलोड करने पड़े, इसलिए कि डैमरेज पड़ता है, किराया पड़ता है, वो इंश्योरेंस जो बढ़ जाती है। तो अब उनको प्लान हो रहा है कि यहां से जमीनी रास्ते से भेजा जाएगा। तो ये कब तक आप देश में कहता हूं कि आप चोक होके गुजारा नहीं कर सकते। आप क्या समझते हैं कि जो इस्लामाबाद टॉक्स का पहला दौर हुआ उसके बाद कहा गया कि इसके अंदर बर्फ़ नहीं पिघली, एक डेडलॉक पैदा हो गया, ये जो डेडलॉक पैदा हुआ और मुज़ाकराती अमल आगे नहीं बढ़ा, तो आपकी नज़र में इसका कसूरवार, इसका ज़िम्मेदार अमेरिका था, ईरान था, या आपकी नज़र में दोनों के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है? देखिए, अगर लॉजिकली देखा जाए तो इस पूरी जंग के शुरू करने में ईरान का तो कोई कसूर नहीं था। तो दैट मीन्स के सबसे पहले जो एग्रेसर होता है, कसूर उसी की तरफ जाना चाहिए। जब भी फील्ड मार्शल अमेरिका और ईरान के वफूद से मुलाकात करते हैं तो उनका जो ड्रेस कोड होता है उसके ऊपर लोग जो है वो सवालात उठाते हैं कि जब ईरान के वफूद से मिलते हैं तो उन्होंने जंगी यूनिफॉर्म वर्दी पहनी होती है, लेकिन जब अमेरिका के वफूद से मिलते हैं तो उन्होंने पेंट कोट और टाई का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो यूनिफॉर्म की तब्दीली है, क्या इसके अंदर कोई ख़ास किस्म का पैगाम छुपा होता है? नहीं नहीं, देखिए, वो उन्होंने डुअल हैट पहना हुआ है, एक डिप्लोमेट वाला हैट पहना हुआ है और एक सीडीएस का, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, आर्मी चीफ का, बल्कि 3 हैट्स पहने हुए हैं। तो उनके पास ऑप्शन है। मैं समझता हूँ कि ये स्पेकुलेशन से ज्यादा कोई नहीं।